वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रो से। तो भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक क्रांति ने एक नई दिशा दी है। ये क्रांति 1950 के दशक में शुरू हुई थी, जब ज्योग्राफर्स ने सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल और गणितीय तकनीकों का उपयोग भूगोल में करना शुरू किया था। मात्रात्मक क्रांति के कारण ही भूगोल मानववादी विषय से वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित हुआ। हालांकि भूगोल में पहले से ही छुटपुट गणितीय उपयोग होते आ रहे थे, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों ने 1950 से 1976 तक का जो काल है उसे मात्रात्मक क्रांति की संज्ञा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय सभी भूगोलवेत्ता अन्य उपागमों को यानी अप्रोचेस जो थी अन्य, उन्हें त्याग कर विधि निर्माण में कार्यरत थे, जिसमें गणितीय सांख्यिकीय उपयोग अधिक हुए। बात करते हैं भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के क्या कारण थे। तो इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला था, भूगोल को उच्च शिक्षा संस्थानों से हटा दिया गया था। ऐसा यूएस और कनाडा के संस्थानों में हुआ क्योंकि इसमें विशेषीकरण नहीं था, केवल सामान्यकरण था। किसी भी टॉपिक को ये एक सामान्य जनरलाइज कर देता था। तो यानी इसमें शोध या रिसर्च का विषय नहीं बन पा रहा था, क्योंकि शोध में रिसर्च के लिए डाटा आवश्यक होता है, जिसका इसमें उपयोग नहीं हो रहा था। इसलिए इसमें केवल शोध का भाव था, यानी रिसर्च का केवल भाव था, लेकिन असल में रिसर्च नहीं हो पा रही थी। इसलिए इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों से हटा दिया गया था। दूसरा, अभी तक भूगोल में किसी भी विषय का विवरण ही चला आ रहा था। कोई भी एक विषय होता था और उसको काफ़ी विवरण में, काफ़ी विस्तार से उसके बारे में बताया जाता था। और अब क्या हुआ था कि भूगोलवेत्ता जो ज्योग्राफर थे वो विवरणात्मक उपागम से ऊब चुके थे और एक नई दिशा की तलाश में थे। फिर तीसरा मुख्य कारण था कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद का यानी जो डायरेक्ट अप्रोच है उसका प्रभाव बढ़ा, और रोफर के नोमोथेटिक उपागम का भी इसमें समर्थन हुआ। तो ये तीन मुख्य कारण थे मात्रात्मक क्रांति के। अब आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के जो तीन उपागम हैं, तीन अप्रोचेस हैं जो इसमें प्रयुक्त हुई, उनके बारे में। तो पहला उपागम है स्थानिक विश्लेषण, स्पेशियल एनालिसिस। तो इसमें ज्यामितीय विश्लेषण यानी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस सम्मिलित होता था, जिससे मध्य दूरी, अरीय दूरी एक्सेट्रा। फिर है दूसरा उपागम जो है अवस्थिति विश्लेषण, लोकेशनल एनालिसिस। तो इसमें भूदृश्य पर उस बिंदु की खोज की जाती है। लोकेशनल एनालिसिस में क्या होता है कि भूदृश्य पर उस बिंदु की खोज की जाती है जहां पर अधिकतम लाभ होता है, ठीक है, और अथवा भौगोलिक परिघटनाओं का संकेंद्रण होता है। तो इसी में केंद्र स्थल की प्राप्ति होती है। और वेबर का औद्योगिक अवस्थिति की प्राप्ति, तो उद्योग हम ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां हमें संसाधन आसानी से उपलब्ध हो, यातायात के साधन हो। तो इन सब का एक डेटा देखा जाता है। तो ये एक इसमें दूसरा ये अप्रोच था, अवस्थिति विश्लेषण, लोकेशनल एनालिसिस, जिसमें ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जहां से लाभ अधिकतम होता है। फिर तीसरा अप्रोच है तंत्र विश्लेषण, यानी कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जो तीसरा अप्रोच इसमें अपनाया गया है वो तंत्र विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। इसमें भौगोलिक तंत्र के संघटक यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनका अध्ययन और मॉडल निर्माण किया जाता है, जैसे नगरीय आकार की, ठीक है। तो ये थे इसके तीन अप्रोचेस। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति के जो आधार हैं, यानी जो इसके बेस हैं वो निम्न है। पहला है गणितीय आधार। तो इसमें एलजेब्रा, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का बहुधा प्रयोग किया गया। फिर दूसरा आधार है इसका सांख्यिकीय प्रयोग यानी स्टैटिस्टिकल यूजेस जो है इसमें। तो इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन यानी कि मीड, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका प्रयोग किया गया। फिर तीसरा आधार है अर्थशास्त्र का प्रयोग। तो स्मिथ और केन्स के प्रिंसिपल का प्रयोग भी इसमें किया गया। वेबर का मॉडल, वान थ्योनेन मॉडल, ये सब भी इसमें उपयोग हुए। फिर फिजिक्स का प्रयोग, तो न्यूटन का सार्वभौमिक गुरुत्व नियम का जो प्रयोग है वो इसमें किया गया स्ट्रोफर और रिले के द्वारा। तो इस प्रकार ये इसके आधार बने, गणितीय आधार, सांख्यिकीय का प्रयोग, अर्थशास्त्र का प्रयोग, फिजिक्स का प्रयोग, ये सभी प्रयोग किए गए, जिससे ये एक मानववादी जो विषय था वो वैज्ञानिक विषय के रूप में उभरा और फिर इस प्रकार ये रिसर्च का विषय बना। तो हमने इसके मुख्य कारण जान लिए, हमने इसकी अप्रोचेस जान ली, हमने इसके आधार जान लिए। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के जो तीन चरण थे, जिन तीन चरणों में ये माना जाता है कि किस प्रकार ये हुआ। तो इसके तीन चरण हैं। पहला चरण है 1818 से 1920,
इसके अंतर्गत मात्रात्मक प्रयोग अर्थशास्त्रीय विधियों से प्रभावित रहे, जैसे वान थ्योनेन का मॉडल रहा, वेवर मॉडल रहा, स्मिथ का मॉडल रहा। फिर दूसरा जो चरण है मात्रात्मक क्रांति का वो माना जाता है 1920 से 1955। तो इसमें मुख्यतः बस्ती भूगोल में एग्जाम्पल प्रधान नगर सिद्धांत, कोटि आकार नियम और केंद्र स्थल सिद्धांत जो ये है इसी समय पर आए। फिर तीसरा चरण है 1956 से 1976 का, जिसमें भूगोल के में सभी उपागमों को एक तरीके से त्याग कर केवल मात्रात्मक विधियों का ही प्रयोग किया गया। फिर 1976 से वर्तमान, तो ये समीक्षात्मक क्रांति कहलाता है, जो आपका QR यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की कब्र पर उत्पन्न हुआ, क्योंकि मानववादी और कल्याणवादी दृष्टिकोण इसमें अधिक महत्व दिया गया इस चरण में। अब इसके बात करते हैं इस मॉडल के गुण और दोष की, यानी मात्रात्मक क्रांति के क्या कुछ गुण हैं और क्या इसके दोष हैं। इसके गुणों की बात करें तो मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल को पुनः शोध के विषय के रूप में उच्च शिक्षा में स्थापित किया। दूसरा, भौगोलिक विषय में वैज्ञानिकता का प्रवेश हुआ। तीसरा, मॉडल भूदृश्य विश्लेषण के आधार बने, सटीकपन आया इसमें, और एक प्रामाणिकता भी इसमें प्राप्त हुई मात्रात्मक क्रांति के कारण, क्योंकि इसमें डेटा का उपयोग होने लगा, सांख्यिकी के उपयोग होने लगे, तो इससे इसमें प्रामाणिकता भी आ गई थी। इसके दोष की बात करें तो इन मॉडलों में जो मात्रात्मक क्रांति से प्रेरित थे, मानव को आर्थिक और विवेकशील मानव माना गया, जो अनुचित था, क्योंकि इसमें मानव के भावनात्मक, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य की अवहेलना की गई। दूसरा, इस पद्धति के लिए परिष्कृत गणितीय सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, जो कि विकसित देशों के बाहर संभव नहीं थी। तीसरा, भूगोल में गुणात्मकता को गौण कर दिया और केवल मात्रात्मक यानी जो न्यूमेरिकल थे उन पे ही ज़्यादा जोर दिया गया। 1976 के पश्चात मात्रात्मक क्रांति के समर्थक ही इसके विरोधी बन गए। हार्वे जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के जो प्रबल समर्थक थे, उन्होंने भी कहा कि इसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब इसका ह्रास प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ गुण और दोष। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, तो हम 2 लाइनों में कह सकते हैं कि इन तमाम आपत्तियों के बावजूद भौगोलिक अध्ययन में एक हद तक मात्रात्मक विधियों का उपयोग आवश्यक प्रतीत होता है, बशर्ते कि भौगोलिक अध्ययनों में गुणात्मकता गौण ना हो जाए। तो इस तरह हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।